जय श्री कृष्ण मित्रों। अभी हाल ही में 7 तारीख को पूज्यपाद संत श्री आसाराम बापू जी को उच्चतम न्यायालय से अहमदाबाद केस में अंतरिम जमानत 31 मार्च तक के लिए मिली है। सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था उस दिन के लिए जिस दिन ये जमानत मिली थी। आज मैं इस प्रकरण में कुछ और प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे ही जमानत मिली तभी से ये दलाल मीडिया फिर से उछल करके बापूजी को ऐसे असम्माननीय शब्दों के साथ समाचार सुनाने में लग गया है। वही स्थिति 12 साल पुरानी जब बापूजी को गिरफ्तार किया गया था, जिस तरह से इस दलाल मीडिया ने उनको दुष्प्रचार करके एक जनमानस में ऐसी छवि प्रदान कर दी कि आज भी जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो इस षड्यंत्र को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ वही देखते हैं जो उनको मीडिया दिखाता है, वो छवि को बरकरार रखे हुए हैं। मेरा सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि आप ये भांड मीडिया, मैं इसको भांड मीडिया कहूँगा, दलाल मीडिया, ये गोदी मीडिया जो भारत का है, ये एक जोकर हैं, जोकर। आप कोई भी समाचार उठा के देख लो, ये पत्रकारिता के नाम पर कलंक है। ये अपने मालिकों के इतने गुलाम हैं कि मालिक अगर उनको ये कहे कि तुम कुएं में कूद जाओ तो वो कूदने को तैयार हैं, बस इनको पैसा चाहिए। ऐसे मीडिया से इस देश का कैसे भला होगा, जो एक सीधे सच्चे संत को इतना दुष्प्रभाव ला करके प्रचारित कर दे कि बहुत बड़ी एक संख्या में जनमानस में एक ऐसी छवि प्रदान कर दी कि जिनका नाम लेते ही लोग कतराने लगते हैं। इसका एक ही इलाज है कि आप सभी दर्शक ये जो समाचार के चैनल 24 घंटे इधर की उधर परोसते रहते हैं, इनको देखना बंद कर दें। जिस दिन सभी व्यक्ति इनको देखना बंद कर देंगे तो ये अपनी मौत अपने आप मर जाएंगे। मैं कोई समाचार चैनल नहीं देखता हूँ। आज समाचारों के लिए हमारे पास बहुत साधन उपलब्ध है। हमारे पास सोशल मीडिया के ऐसे अच्छे पत्रकार उपलब्ध हैं जो अपने चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ सत्य दिखाते हैं। तो ऐसे चैनलों को हमें देखना चाहिए और इन मीडिया का पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। ये समाचार कहाँ सुनाते हैं, ये तो स्टोरी बनाते हैं। आज कोई भी समाचार देख लो, कभी भी कुछ आएंगे, किस तरह से कैप्शन में एक एक लाइन को बोलेंगे, जैसे गाना गा रहे हैं, फिर बीच में म्यूजिक बजेगा, फिर गाने की एक लाइन आएगी, फिर म्यूजिक बजेगा, फिर लाइन आएगी। ये समाचार है? शर्म नहीं आती है लोगों को? ये पत्रकारिता कहाँ से भारत में आ गई है? इनके बारे में ज़्यादा विवेचन नहीं करती है। मैं मुख्य बिंदु पर आता हूँ। आप लोगों ने आसाराम बापू जी के केस के बारे में 2012 में खूब सुना होगा और इतना दुष्प्रचार इन लोगों के सुना होगा, और आपने एक छवि जरूर बनाई होगी। जो लोग सच्चे हैं, सत्संगी हैं और जो संत महात्मा को आदर करते हैं, उन्होंने ज़रूर इस पर विश्वास नहीं किया होगा। लेकिन जो सत्संगी नहीं है और जो कुछ भी दिखाए उस पर आँख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, जिनकी विवेक शक्ति मर चुकी है, वो जो दिखाएगा मीडिया उसी पे विश्वास कर लिया जाता है। उन लोगों से ही मेरा कहना है कि जो लोग मीडिया के दिखाए हुए को सच मानते हैं, वो आसाराम बापू जी के जजमेंट को, दोनों केसों को पूरे के पूरे जो 400 से 500 पेज का है, टाइम लेकर के पूरा पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर निष्कर्ष निकालें कि इसमें क्या हुआ होगा। ये जजमेंट पढ़ने से क्लियर कट मालूम होता है कि डेफिनेटली इसमें इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है जो शायद इतिहास में कभी ऐसा षड्यंत्र नहीं हुआगा। और यह षड्यंत्र की बू अभी भी आती है। आप उस दिन की बहस को देखिए, तुषार मेहता और हमारे कामत जज। इस जमानत की सुनवाई के दौरान तुषार मेहता जो गुजरात सरकार के वकील आए थे और आसाराम बापू जी के वकील श्रीमान
देवदत्त कामत जी, इन दोनों की जो बहस हुई उसको देखने से क्लियर कट मालूम होता है कि सरकार किस तरह से आसाराम बापू जी के पीछे पड़ी हुई थी और आज भी पड़ी हुई है। सबसे पहले तो यही देखिए कि जितनी धाराएं उनके ऊपर लगाई, क्या वो धारा उचित है, नंबर 1। नंबर 2, जिस एक भी FIR में बलात्कार का केस कहीं नहीं है, दुष्कर्म का केस लगाया गया, उसमें आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी सज़ा, आमरण जीवन कारावास कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। और ऐसे भी केस देखे हुए हैं कि जिन्होंने बलात्कार किया सामूहिक, उनको वाइज्जत कुछ दिन रख करके बरी किया गया, और आपने उनके फोटो भी देखे होंगे। ये है सरकार का दोहरा चरित्र। तुषार मेहता जैसे इतने बड़े वकील जो बड़े बड़े केसों में आते हैं, वो सरकारी वकील बन करके इस अंतरिम जमानत का विरोध करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आए। और उनके जो मुख्य बिंदु हैं बहस के, आप देख करके समझिए। उनकी बहस में हुई, हमारे वकील की तरफ से 3 महीने के लिए बिना किसी कस्टडी के जमानत देने की प्रार्थना की गई। You see, whatever may be the nature of offense, it comes to the health of a convict, the concern is for you and for us both. I bow down. I bow down. And then in a case of like this nature where he is already undergone going and coming back, going and coming back. Only 2 minutes. Yes. Otherwise, I leave it to the Lord. जिसका विरोध गुजरात सरकार के वकील ने यह कहकर किया कि यह व्यक्ति पैसे वाला है, ये प्रभावशाली है और जेल में ही पर्याप्त चिकित्सा है, तो इसकी बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो इस पर माननीय जज ने उनकी चिंताजनक हालत के बारे में बताया कि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और जेल में वो चिकित्सा उपलब्ध नहीं है जो उनको चाहिए। तो इस पर तुषार मेहता ने फिर विरोध जताते हुए कहा कि ये व्यक्ति तो जेल में चिकित्सा कराना ही नहीं चाहता है कि इसने आज भी ब्लड नहीं दिया है। इस पर माननीय जज ने उसको सिरे से निकाल के कह दिया कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो जिस पद्धति में चिकित्सा कराना चाहे वो करा सकता है। इस पर फिर उन्होंने कहा कि इनको आरोग्यम अस्पताल जो जोधपुर का है वहाँ के लिए हमने वो कहा गया। उन्होंने फिर इसको नकारते हुए यही कहा कि जो जहाँ जाना चाहे वो वहाँ जा सकता है, और इनकी हालत इतनी गंभीर है कि इनको 2 बार हार्ट अटैक आ सकता है, पूरा 90 से 95% तक ब्लॉक है। तो ऐसी स्थिति में इसको तुरंत जमानत मिलनी चाहिए। ये चीज़ें चल रही थी। फिर तुषार मेहता ने यहाँ तक कहा कि 3 गवाह का खून हो चुका है, अब ये वहाँ जाएंगे तो गवाह इफेक्ट हो जाएंगे। तब माननीय जज ने उसको बोला कि 3 गवाह का खून हुआ तब ये बाहर नहीं थे, ये जेल के अंदर ही थे। इस पर हमारे देवदत्त कामत जी ने ये कहा कि जब जब जमानत की अर्जियां अदालत के अंदर लिस्ट होती थी, उसी समय किसी न किसी गवाह का खून हो जाता था। ये उन्होंने कहा और जज ने भी इसको सुनने के बाद जज ने ये कहा कि ये सब जानते हैं कि किस तरह से क्या हुआ, और वो उसका बहस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बहस जमानत के लिए हो रही है। ये पुरानी चीज़ों को यहाँ पर मत बोलिए। दोनों को वहाँ पर रोका, यहीं पर तुषार मेहता जी नहीं रोके। आगे उन्होंने कहा, मैंने सारा नोट किया हुआ है, जब तक जमानत की अर्जी लगी तभी गवाहों की मौत हुई, हमारे इन्होंने कहा। इस प्रकार जज ने तुषार मेहता की एक नहीं सुनी, और उन्होंने ये भी कहा कि जब जज चाहते थे कि एक व्यक्ति कस्टडी के लिए एक व्यक्ति पुलिस का होना चाहिए, इस पर तुषार मेहता ने बड़ा कड़ा विरोध दिलाते हुए उसको 3 करवाया सशस्त्र के साथ। इस पर हमारे वकील ने भी कहा कि उचित चिकित्सा पुलिस की उपस्थिति में नहीं होती है तो उनको फ्री हैंड देना चाहिए। लेकिन जज ने इनकी बात न मानते हुए, तुषार मेहता की बात मानते हुए 3 सशस्त्र पुलिस जवानों के लिए लिख दिया। जब ऑर्डर वो सुना रहे थे उस समय वो 3 जवानों के लिए बोल रहे थे, तो उस समय देवदत्त कामत जी ने बीच में बोला कि महाराज 2 कर दीजिए। तो इस पर हमारे जो दूसरे जज हैं इस बेंच के, उस दूसरे जज ने बोला कि आप चिकित्सा कराने जा रहे हो या ये इसको देख रहे हो। तब देवदत्त कामत जी ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जब पुलिस की कस्टडी में इलाज के लिए गए थे तो पुलिस वालों ने इलाज में बहुत ज़्यादा इंटरफियर किया था, इलाज सही ढंग से नहीं करने दे रहे थे। इसलिए
मैं चाहता हूं कि माननीय जज इस बात को नोट करके और जज इस जजमेंट में ये ज़रूर लिखें कि पुलिस इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगी। तो जज साहब ने वो डिक्टेट करा के लिखवाया कि ये लिखिए ये बात कि पुलिस का कोई भी व्यक्ति डॉक्टर और या किसी भी प्रकार की चिकित्सा में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं डालेगा। इतना करने के बाद तब जा कर के ये जमानत मंजूर हुई। अब आगे का जोधपुर से इस जजमेंट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हो सकी है तो जोधपुर वाले इसमें कोई अड़ंगा नहीं डाल सकते, परंतु फिर भी इसको टेकअप करना पड़ेगा लीगल टीम के द्वारा, और वो तुरंत टेकअप करना चाहिए। अभी 7 तारीख से आज 10 तारीख हो गई, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पता नहीं वो टेकअप किया है या नहीं किया है। उधर की समाचार मेरे पास नहीं है। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये उनकी मंशा को भी दर्शाता है। और बहुत सारे न्यायालय के पेच होते हैं जिसमें देर भी होती है। एक बार जब आदमी बुरी तरह से फंस जाता है तो उसका निकलना इतना मुश्किल कर दिया जाता है वकीलों के द्वारा, जजों के द्वारा और ये हमारी सिस्टम के द्वारा, कि उसमें प्रकाश डालना बहुत कठिन व्यक्ति है कि किसका क्या रोल रहा होगा। मेरे को पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए कि इसमें लीगल टीम, गद्दार आश्रम और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। देखो, इसमें एक ये धारणा बनाना कि इसमें कौन कल्प्रिट है कौन नहीं है, ये बहस का विषय है। इसके बारे में पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत सारे ऐसे सबूत और ऐसी भूमिकाएं मिलती हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि कोई आसाराम बापूजी के नज़दीक व्यक्तियों में से ही ऐसे व्यक्ति ज़रूर रहे होंगे कि जो इतना बड़ा केस में आसाराम बापूजी को फंसाया गया और लगातार कंटिन्यूस उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन ये कह देना कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आश्रमवासी इसमें फंसा हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई दो राह नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इसमें सरकार का रोल बताया है, दोनों का नाम लिया है जो हमारे बिग बॉस हैं, और सोनिया गांधी और उनका भी नाम लिया है। उनके यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध हैं, मैं भी लिंक में डालने की कोशिश करूंगा, आप लोग उसको देखें। मेरा आप लोगों से सिर्फ और एक ही अनुरोध है कि अगर आसाराम बापूजी को बाहर चाहते हैं तो आप ये मीडिया चैनल देखना बंद कर दें। आपने मालूम होगा कि गुड़गांव के केस में इतने पत्रकार फंसे हुए हैं, लेकिन एक भी मीडिया कभी भी उसको नहीं दिखाता है। तो ये सब एक ही क्या कहते हैं, एक ही बात के ये चेले बेले हैं। ये आपस में एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि अगर किसी कोई कितना बड़ा भी कोई मर्डर जैसा भी अपराध कर दे तब भी कोई मीडिया उसकी स्टोरी नहीं चलाएगा, अगर इनमें से कोई ऐसा है। और ये इतना बड़ा अपराध इन 8 या 10 पत्रकारों ने जो किया है कि एक सीडी को तोड़ मरोड़ करके किसी एक बेटी की इज्जत को उछाला है, लेकिन एक भी मेन मीडिया में आज तक उसका कहीं जिक्र, नामो निशान तक नहीं है। मेरे को तो जब भी कोई व्यक्ति आसाराम बापूजी के बारे में कहता तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही या 8-9 पत्रकारों का जो केस गुड़गांव में चल रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ कि आपको इसको मालूम है। वो कहते कि नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है बताइए? इसलिए नहीं मालूम क्योंकि उन्होंने नहीं दिखाया और आपने मान लिया कि जो उन्होंने बापूजी के बारे में दिखाया वह सही है। तो इसलिए वो लोगों को सोचना पड़ता है। जब मैं उनको लिंक देता हूं और मैं बोलता हूं कि जाओ गुड़गांव केस में और ये नंबर है और जा करके पता करो कि उन पर केस चल रहा है कि नहीं और वो सुनवाई में आते हैं कि नहीं, और आते हैं। और लेकिन समस्या वही हमारे सिस्टम की, कितना लंबा केस हो गया, उनको सेम पॉक्सो एक्ट में कोई सज़ा नहीं हुई अभी तक, और लगातार तारीख पर तारीख चल रही है। और इधर बापूजी को 75-76 साल के एक बुजुर्ग को और एक झूठे केस में इतनी बड़ी सज़ा सुनाई जो इतिहास में आज तक नहीं हुई। आतंकवादियों को भी नहीं मिलती है इतनी बड़ी सज़ा। तो ये सब क्लियर दिखाई देता है कि इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी ताकतों का हाथ है, और वो बड़ी ताकतें एक दिन ज़रूर मिट्टी में मिलेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्यमेव जयते हमेशा ऊपर रहा है। इसलिए आप लोग धीरज रखें, और जो इतने भी आसाराम बापूजी के भक्त हैं वो आसाराम बापूजी के बताए हुए रास्ते पर चलें, अपना जप और जो भी जिनको जो मंत्र दिए हैं उनका जप पूरी तरह से करें। क्योंकि बापूजी ने तो ये कहा ही है आप सभी को कि ये संसार सब झूठा है,
सत्य तो परब्रह्म है। ये लांछन, ये जेल और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और ये सब यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन परब्रह्म परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी धैर्य और शांति के साथ अपना जीवन बिताते हुए बापूजी के बताए रास्ते पर आप लोग चलें और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जहाँ से भी बापूजी की छवि को बिगाड़ने की जो भी लोग कोशिश करता है उससे अपनी दूरी बना लें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो समाचार वाला हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि ये सच है ये केस, उनसे अपनी पूरी तरह से दूरी बना लें। यही सबसे बड़ी हमारी जो है सेवा अपने गुरु के प्रति होगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग ये मीडिया चैनलों को देखना बंद करें, जिससे इनकी व्यूअरशिप घटे। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे अगला वीडियो आने पर आपको तुरंत सूचना मिले। जय श्री कृष्ण।